दोस्तों 2024 ये साल हमारे देश के लिए चुनाव का साल है। बहुत ही महत्वपूर्ण साल। इस साल हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव में जो सरकार आएगी वो सरकार आगे के 5 साल हमारे देश को चलाएगी। हमारे देश के लिए अलग अलग रणनीति तैयार करेगी, पॉलिसीज तैयार करेगी। हमारा देश आर्थिक सामाजिक जिस दिशा में जाना चाहिए वो दिशा तय करेगी। तो हमारे देश के लिए ये चुनाव का साल बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों ये साल 2024 सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं तो पूरी दुनिया के लिए चुनाव का साल करके माना जा रहा है। इसे अल्टीमेट इलेक्शन ईयर पूरी दुनिया में कहा जा रहा है। इसका कारण यह है कि पूरी दुनिया में 64 देश और यूरोपियन यूनियन के 27 देश यानी टोटल 91 इतने देश इस साल वहां उन देशों में चुनाव हो रहे हैं। लगभग दुनिया की जितनी भी आबादी है, जितने भी मतदार है, वोटर्स हैं, 49% वोटर्स इस साल अपना मतदान करेंगे। अपने अपने देशों में वो सरकारें लाएंगे और वो सरकार फिर आगे के 5 साल तक उन देशों की जो आर्थिक सामाजिक और पॉलिटिकल जो आगे की रूपरेखा है उसको तैयार करेंगे। तो पूरी दुनिया के लिए ये चुनाव का साल है। पूरी दुनिया के लिए ये अफेक्ट आगे के 5 साल तक रणनीति बनाने का साल। और दोस्तों इन सभी देशों में जो प्रमुख देश है उसमें भारत है, अमेरिका है, लेकिन उसी के साथ साथ है यूरोपियन यूनियन, पूरा यूरोप। दोस्तों पूरी दुनिया की अगर हम जियो पॉलिटिक्स देखें, आर्थिक सामाजिक परिस्थिति देखें तो यूरोपियन यूनियन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा स्थान है। यूरोपियन यूनियन बनता है 27 देशों से। अब इन देशों को लेके जितना भी पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन पूरी दुनिया का ऑलमोस्ट 9.1% इतना है। लगभग 34 करोड़ मतदार इस यूरोपियन यूनियन में है। लेकिन इनकी जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो 15 से 16% इतना दुनिया के लिए है। और ये पूरी अभी जो इलेक्शन चुनाव होने वाले हैं इस यूरोपियन यूनियन में तो लगभग 720 इतने पार्लियामेंट्री सीट्स है और इस पार्लियामेंट्री सीट्स के लिए ये चुनाव होंगे। और जिस तरह से हमारे देश में जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं, अलग अलग स्टेट्स है, वहां लोकल और पूरे देश के लिए जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है, वैसे ही कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ यूरोप में भी है। और ये यूरोप की इलेक्शन, यूरोप में कौन जीत के आता है, कौन सरकार चलाता है, ये भी महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आने वाले दिनों में चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो या कोई भी पॉलिसी का निर्माण करना हो दुनिया के लिए, तो वहां आर्थिक सामाजिक और जियो पॉलिटिक्स उस हर क्षेत्र में यूरोपियन यूनियन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा कदम होता है, ऐसा कंट्रीब्यूशन होता है। और दोस्तों जिस तरह से हमारे देश में आप देख रहे हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक चुनाव का एजेंडा होता है, अपना एक कुछ आने वाले दिनों में वो क्या करेंगे उसकी एक रणनीति होती है जो लोगों के सामने वो रखते हैं। वैसे ही वहां भी यूरोप में जो भी अभी इलेक्शन हो रहे हैं, सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या आपको अंदाजा है कि कौन सा वो सिंगल पॉइंट है जिसके ऊपर पूरा चुनाव होने जा रहा है? और वो सिंगल पॉइंट है, वो सिंगल एजेंडा है क्लाइमेट चेंज। ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वह चुनावी मुद्दा है जिस मुद्दे को लेके हर पॉलिटिकल पार्टी वह चुनाव की तैयारी कर रही है, कैंपेनिंग कर रही है। ये क्लाइमेट चेंज और एनर्जी सिक्योरिटी, इस तरीके से वो ये दोनों चीज को लेके लोगों के सामने, मतदाता के सामने जा रहा है। और हर पॉलिटिकल पार्टी यानी अगर आप देखोगे तो उनकी पूरी उन्होंने रणनीति बनाई, उन्होंने प्लानिंग तैयार की है कि इस क्लाइमेट चेंज से वो कैसे निपटेंगे। और वो रणनीति, वो प्लानिंग वो लोगों के सामने रख रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हमें आप ओढ़ दो। लेकिन दोस्तों ये बात सिर्फ 2024 की नहीं है। 2019 में भी यूरोपियन यूनियन में जो चुनाव हुए थे वहां भी सबसे प्रमुख जो चुनावी मुद्दा था वो यही था, क्लाइमेट चेंज। इनफैक्ट जो पार्टी उस टाइम चुनाव जीत के आई, जिन्होंने अपनी सरकार बनाई, वो इसलिए बनाई क्योंकि उन्होंने बहुत ही सटीक ऐसी प्लानिंग लोगों के सामने रखी। ये क्लाइमेट चेंज को लेके, ये एनर्जी सिक्योरिटी को लेके वो क्या करना चाहते, किस तरह से ये इस पूरे बड़े संकट के ऊपर वो काम करेंगे, इस ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर काम करेंगे, पर्यावरण के लिए काम करेंगे। सिर्फ इस एक सिंगल मुद्दे की वजह से ये पार्टी 2019 में चुन के आई। और चुन के आने के बाद उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने जितने भी पॉलिसीज थे, जितने भी उस टाइम के प्रिवेलिंग लॉस थे, नियम थे, तो वो नियम को उसकी पढ़ाई की, रिव्यू किया
और वो करने के बाद उन्होंने देखा कि किस तरह से इस क्लाइमेट चेंज को, इस संकट से जूझा जा सकता है, सोल्यूशन लिया जा सकता है। और वो पूरी पढ़ाई करके, तैयारी करके उन्होंने 2020 में उन्होंने पूरे यूरोप के लिए एक प्लान बनाया, एक एक्शन प्लान बनाया, जिसे कहते हैं यूरोपियन ग्रीन डील या सिर्फ ग्रीन डील। और क्या है ये ग्रीन डील? तो ग्रीन डील बेसिकली ये पूरे यूरोप के लिए एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है कि 2050 तक यूरोप को कार्बन न्यूट्रल बनाना। यानी 2050 तक यूरोप को इस तरह से उसे लेके जाना कि कोई भी एक्स्ट्रा कार्बन वहां उत्सर्जित ना हो, सभी कार्बन न्यूट्रल लेवल पे सभी इंडस्ट्रीज, सभी कामकाज। अभी ये 2050 तक है, लेकिन उसके पहले उन्होंने 2030 को उन्होंने एक माइलस्टोन तैयार किया कि 2050 में ये लक्ष्य करेंगे अपने पूरे यूरोप। और वो कहते हैं कि यूरोप पहला ऐसा खंड होना चाहिए कि जो दुनिया में, जैसे अलग अलग अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, अलग अलग जो खंड है, तो उसमें से यूरोप पहला खंड होना चाहिए जो पूरी दुनिया में कार्बन न्यूट्रल बना। और इसलिए उन्होंने 2030 में एक माइलस्टोन का निर्माण किया है। 2050 के पहले 2030 है, तो उसमें उन्होंने क्या टारगेट रखा है कि 2030 तक वो उनका कार्बन का उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन है या इमिशन का उत्सर्जन है टोटल, वो 55% कम करेंगे। दोस्तों अभी ये 55% यानी आज के उत्सर्जन के कंपैरिजन में नहीं है। दुनिया में जितने भी डील हुए हैं क्योटो प्रोटोकॉल से के बाद, जितने भी ये पेरिस एग्रीमेंट है, और हर साल सीओपी में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में, हर साल जो जब सभी देश हिस्सा लेते हैं, और सभी देशों को यूनाइटेड नेशन ने जो टारगेट्स दिए, भारत, चीन, अमेरिका, हर देश को, तो वो जो टारगेट्स है वो 1990 में आप कितना उत्सर्जन करते थे उसके बेस पे। तो आज का उत्सर्जन नहीं है, 1990 में आपने जितना उत्सर्जन किया था उसके कंपैरिजन में वो टारगेट्स है। तो ये उनका भी टारगेट, यूरोप का भी टारगेट 2030 तक क्या है कि 2030 तक उनको 55% उत्सर्जन कम करना है। तो वो टारगेट कौन से कंपैरिजन में है? 1990 के। तो 1990 के कंपैरिजन में उनको वो कम करना है। और यही ग्रीन डील, यही लक्ष्य पूरे यूरोप के लिए जो उन्होंने रखा है, इसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक पैक्ट बनाया है जिसे कहते हैं यूरोपियन क्लाइमेट पैक्ट। अब ये यूरोपियन क्लाइमेट पैक्ट यानी क्या है? तो पूरे यूरोप के लिए, हर देश के लिए उन्होंने एक मंच बनाया है, एक मंच का निर्माण किया है, जिस मंच पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राइवेट, सरकारी, कोई भी व्यक्ति वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। कोई भी संस्था हो वो कंट्रीब्यूट कर सकती है, जो निजी हो, सरकारी हो। और कंट्रीब्यूट कैसे कर सकती है? अपने आइडियाज के साथ। कंट्रीब्यूट कैसे कर सकती है? तो अपने इनोवेशन के साथ। कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगती है कि हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करे, उसके लिए उन्होंने पैक्ट बनाया। यानी मूवमेंट, वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आए और सभी लोग मिलकर उस दिशा में, उस लक्ष्य की ओर काम करें। और इसी के लिए ये पूरा लक्ष्य जो उन्हें करना है 2050 तक, अगर उन्हें यूरोप को पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल बनाना है, तो एक सेंट्रल आइडिया है। सेंट्रल आइडिया क्या है? तो सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी पे अगर हम काम करेंगे तो हम पूरे यूरोप को, और इस यूरोप में जितने भी 27 देश है, इन सबको कार्बन न्यूट्रल बनाएंगे। तो क्या एग्जैक्टली है ये सर्कुलर इकोनॉमी? तो दोस्तों सर्कुलर इकोनॉमी दूसरा कुछ भी नहीं है। सर्कुलर इकोनॉमी वही नियम को समझना, उसी नियमों पर चलना है जिस नियमों के आधार पर ये दुनिया, ये पृथ्वी पिछले 450 करोड़ साल से चलती आ रही है। रिसाइकलिंग, सस्टेनेबिलिटी, उसके ऊपर चले। ये इकोनॉमी, ये आर्थिक व्यवस्था इस तरह से बनाए कि कोई भी आर्थिक प्रक्रिया में जो भी रॉ मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं, वो रॉ मटेरियल सस्टेनेबल होना चाहिए, वो रॉ मटेरियल रिसाइकलेबल होना चाहिए। और किसी भी प्रक्रिया में जो भी बिजनेस, जो भी प्रोडक्ट्स का हम निर्माण करते हैं, वो प्रोडक्ट भी इस तरह से होना चाहिए कि उसका इस्तेमाल करने के बाद फिर से उसको हम इस्तेमाल कर सकें। तो यही बेसिकली जो सेंट्रल आइडिया है, सिद्धांत है, वो है सर्कुलर इकोनॉमी का। और इसके ऊपर पूरा भी यूरोप, सभी देश इसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके साथ ही हम ये कार्बन न्यूट्रल यूरोप को कर पाएंगे। और दोस्तों ये करने के लिए उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट जो क्षेत्र है या पॉलिसी एरियाज है, उस एरियाज के ऊपर फोकस किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला फोकस उनका है, जो पहला एरिया है, वो है क्लीन एनर्जी। ऑफ कोर्स स्वच्छ ईंधन। स्वच्छ ईंधन हर तरह, हर अलग अलग एप्लीकेशन में जो हम ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, डोमेस्टिक हो,
कमर्शियल हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, हर चीज में उन्होंने कहा कि हर देश अपनी एक रणनीति बनाए, हर देश देखे कि किस तरह से वो अपने देश को ये कार्बन न्यूट्रल की तरफ जाने के लिए स्वच्छ ईंधन कैसे 100% बनाए। एक तो स्वच्छ ईंधन होना चाहिए, दूसरा वो अफोर्डेबल होना चाहिए। इसलिए हर देश अपनी एक रणनीति बना रहा है। लेकिन ये पूरी जो रणनीति है, ये जो पूरे एक्शन प्लान है, वो मैक्सिमम सोलार, विंड और पूरी यूरोप के लिए उन्होंने हाइड्रोजन के ऊपर वो काम कर रहे हैं। हाइड्रोजन की पॉलिसी उन्होंने बना के रखी। उसके साथ साथ वो एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर भी काम कर रहे हैं कि किस तरह से हर प्रक्रिया एनर्जी एफिशिएंट हो, किस तरह से हम एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, बेहतर करें। दूसरा जो इंपॉर्टेंट जो एरिया है जिसके ऊपर पूरा यूरोप काम कर रहा है, वो है सस्टेनेबल इंडस्ट्री। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना। इस सस्टेनेबल इंडस्ट्री का मतलब क्या है कि हर इंडस्ट्री सस्टेनेबल। अब कितने सारे सैकड़ों इंडस्ट्रीज, लॉजिस्टिक एक इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल एक इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन एक इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, फूड एक इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर एक इंडस्ट्री है, प्रॉपर ऑयल एंड गैस एक इंडस्ट्री है, हर इंडस्ट्री है। तो इन्होंने क्या किया है, पूरे यूरोप में हर इंडस्ट्री के लिए उन्होंने एक प्लान वो डिवाइस कर, वो कहते हैं कि हर इंडस्ट्री में एक वो इस तरह से अपने बिजनेस प्लान कर रहे हैं या बिजनेस प्लान कि जिसमें ये रिसाइकलिंग, ये सस्टेनेबिलिटी आनी चाहिए। उसमें वही रॉ मटेरियल ऐसे होना चाहिए कि जो बार बार हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सस्टेनेबल हो। प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए जो इस्तेमाल करने के बाद भी हम उसको रिसाइकल करें। आप जो प्रक्रिया कर रहे हो, आप जो प्लांट एंड मशीनरी जो जिसका उपयोग कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी के ऊपर आप काम कर रहे हो, वो हर क्षेत्र में, हर इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी भी ऐसी हो कि जो टेक्नोलॉजी फिर इस रिसाइकलिंग का उपयोग करे। तो इस तरीके से वो सस्टेनेबल इंडस्ट्री हर एक इंडस्ट्री को बनाना चाहते हैं और एक्चुअली उस पर बहुत डिटेल्ड प्लानिंग वो कर रहे हैं। तो इसमें इनोवेशन क्या होगा, किस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी वो लेके आएंगे, हर अलग अलग इंडस्ट्री में वो उसके लिए काम कर रहे हैं। तीसरा है बिल्डिंग एंड रिनोवेशन। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है दोस्तों। आपको अंदाजा नहीं होगा, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया जो बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है, वो है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जो पूरा इंडस्ट्री है, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन होता है, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है। अब इसलिए यूरोप इसके ऊपर काम कर, तो इस पे दो प्रमुख एरियाज है जिसके ऊपर काम हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रॉ मटेरियल। अभी क्यों कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मानी जाती है कि जहां बहुत ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन होता है, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है, क्योंकि हम रॉ मटेरियल वो इस्तेमाल करते हैं। प्रमुख इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करती है, जिसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा है, उसमें से एक है सीमेंट इंडस्ट्री। तो कौन से हम ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करें जो मटेरियल इनको रिप्लेस करे, जो मटेरियल हमारी जरूरतों को पूरा करे और उसके साथ साथ पर्यावरण का ख्याल रखे। तो अभी पूरा यूरोप इसके ऊपर काम कर रहा है। दूसरा जो एरिया है कि जिस एरिया को लेके फिर हम उसे बेहतर बना सकते हैं, वो है एनर्जी एफिशिएंसी। हर बिल्डिंग अगर आप रिनोवेट भी कर रहे हो, हर बिल्डिंग जिसको आप नए से तैयार कर रहे हो, तो आपको यह देखना होगा कि वो एनर्जी एफिशिएंट हो, कम से कम एनर्जी में वो अपना काम, अपनी जरूरतों को पूरा करे। आज कैसे ख्याल है, आज कैसी सोच है कि बहुत फैंसी ऐसी बिल्डिंग बनाई जाती है, सेंट्रलाइज्ड ऐसी होता है, हर कोई चीज वो पूरी मैकेनाइज्ड ऑटोमेशन के साथ होती है, लेकिन उसके लिए कितनी एनर्जी का आप उपयोग कर रहे हैं वो भी देखना जरूरी। तो अभी यूरोप इसके ऊपर काम कर रहा है कि किस तरह से ये जो इंडस्ट्री, ये जो पूरा एरिया है कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग का, इसको किस तरह से बेहतर करे, इसको किस तरह से इको फ्रेंडली करे। चौथा जो इंपॉर्टेंट एरिया उनका, वो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल फूड। वो चाहते हैं कि आने वाले दिनों में वो जो उनकी अनाज की जरूरत है, फूड की जरूरत, वो अच्छी तरह से पूरे करें, सस्टेनेबली पूरे करें। जो आज की जमीन की उत्पादकता वो वैसी बनी रहे, और इसलिए उनका फोकस है कि किस तरह से हम इस उत्पादकता को बना के रखें। अभी क्या हो रहा है कि वहां यूरोप में बहुत सारा केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स, और इसके वजह से क्या हो रहा है, इसके वजह से वो हमारे मिट्टी में जो जान है, हमारे मिट्टी में जो माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो खत्म हो रहा है। उसकी वजह से वो मिट्टी की जो उत्पादकता वो खत्म हो रही है। कैंसर लोगों को हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन ये सब जो चीजें जिस तरीके से सब कुछ हो रही है, एकदम इस केमिकल्स की वजह से हर चीज खत्म हो रही है। तो अभी यूरोप का पूरा लक्ष्य है कि किस तरह से हम इस पूरे एग्रीकल्चर को सिस्टम को बदल के
फिर से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करें। यानी क्या करें? वही ऑर्गेनिक खेती करें। उन्होंने इसके लिए 2050 तक जो करना है, उसके पहले उन्होंने 2030 के लिए कुछ लक्ष्य रखे पूरे यूरोप के लिए। नंबर 1 लक्ष्य क्या है कि उन्हें कम से कम 25% जो भी खेती हो रही है यूरोप में, वो कम से कम 25% ऑर्गेनिक, 100% ऑर्गेनिक होनी चाहिए, नो केमिकल फर्टिलाइजर। दूसरा, जितने भी केमिकल इंसेक्टिसाइड्स, जितने भी केमिकल पेस्टिसाइड्स आज की तारीख में इस यूरोप में तैयार हो रहा है, सॉरी इसका उपयोग हो रहा है, कम से कम 50% कम होने चाहिए 2030 तक। वो कहते हैं जितनी भी फर्टिलाइजर, जितना भी फर्टिलाइजर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, 2030 तक कम से कम उसमें 20% कमी होनी चाहिए। वो कहते हैं कि पूरे जो एग्रीकल्चर का हम काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर एक इंडस्ट्री है, बिजनेस है, उस तरीके से वो कर रहे हैं। हर तरफ कोई भी ऐसा केमिकल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जो केमिकल हमारे वहां वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को मार रहा है। कोई भी उसमें एंटी माइक्रोबियल नहीं होना चाहिए, कौन सा भी कोई भी एंटी बैक्टीरियल नहीं होना चाहिए। ऐसे कोई भी केमिकल आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। ऐसे इस तरह से बहुत ही स्ट्रिक्टली वो इस पे काम कर रहे हैं, ताकि ये एग्रीकल्चर, ये खेती फिर से सस्टेनेबल हो और हम सबका पेट पाले बहुत सारे साल तक, हमेशा के लिए। और ऑफ कोर्स फिर उन्होंने बायोडाइवर्सिटी के लिए भी एक एरिया रखा है कि जहां जहां ये अलग अलग, जैसे 27 देश है, तो आपके यहाँ जो भी बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? तो आपके यहाँ जमीन के ऊपर, पानी में जो भी आपके साथ, हम मनुष्य के साथ जो भी जीव जंतु रहते हैं, जो भी वनस्पति है, प्राणी है, उनका ख्याल रखना, बस वही है। तो वो हर देश अपने अपने बायोडाइवर्सिटी का ख्याल रखे, वो एक उनकी योजना है, एरिया है। और उन्होंने इंपॉर्टेंट एक एरिया जो तैयार किया है, जिसके ऊपर उनका फोकस है, वो है सस्टेनेबल फाइनेंस। उन्होंने एक बहुत बड़े मात्रा में फाइनेंस का निर्माण किया है, फंडिंग का निर्माण किया है। अब ये फंडिंग किस लिए है? तो फंडिंग ऑफ कोर्स उन्होंने पहले तो उन्होंने कहा कि फंडिंग सस्टेनेबल होनी चाहिए, यानी हम जिसमें ये फंडिंग देंगे उसमें आरओआई होना चाहिए, ताकि चलता रहे हमेशा के लिए। लेकिन ये फंडिंग किसके लिए है? ये फंडिंग उन प्रोजेक्ट्स के लिए है जो प्रोजेक्ट्स पर्यावरण के लिए काम करेंगे, जो प्रोजेक्ट समाज के लिए काम करेंगे, और ऑफ कोर्स जो उनको मिनिमम, उनका आरओआई की अपेक्षा बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ एक चलता रहे। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स कि जो प्रोजेक्ट समाज के लिए काम करेंगे, पर्यावरण के लिए काम करेंगे, इसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में उन्होंने बहुत बड़ा फंड यूरोप ने तैयार करके रखा है। अभी हम सभी जानते हैं कि यूरोप एक बहुत ही एडवांस्ड ऐसे देश का समूह है, और उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कैपिटल्स यूरोप में है। तो एक बहुत अच्छी आर्थिक उन्होंने तैयारी इसके लिए की है, जिसे सस्टेनेबल फाइनेंस कहते हैं। तो दोस्तों, ये यूरोप ने तैयार करके रखा है। उनको यूरोप को 2050 तक उनको पूरा कार्बन न्यूट्रल करना है। तो भी उन्होंने बहुत कुछ सख्त कदम उठाए हैं। अभी उन्होंने क्या किया है कि ऐसे सभी बिजनेसेस, ऐसे सभी कामकाज जो अभी आज तक आप कर रहे थे और जो गलत है, जिसकी वजह से आप जिसकी वजह से क्लाइमेट का, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, ये क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, ये सभी को उन्होंने कम किया। नए नियम, नए कायदे उन्होंने लागू किए और कई सारे रेस्ट्रिक्शन उन्होंने लागू किए। अभी क्या हुआ कि कई सारी इंडस्ट्रीज, अभी इनका जो परिणाम है उस इंडस्ट्रीज पे हो रहा है। यानी क्या हो रहा है कि कई सारी इंडस्ट्रीज जो आज की तारीख में जो रॉ मटेरियल तैयार कर रहे थे, उस जो इस्तेमाल कर रहे थे, उसके ऊपर उन्होंने रोक दी। कई सारे ऐसे कंपनियां शायद कुछ गलत, कुछ अलग प्रोडक्ट बना रहे थे, उसके ऊपर उन्होंने रोक दिया। तो इन सभी जो नए कानून, नए नियम उन्होंने लागू की है, चालू की है, नए रेस्ट्रिक्शन की उन्होंने शुरुआत की है, उसका बहुत बड़ा परिणाम दो घटकों पे हो रहा है। पहला घटक यानी बिजनेसेस के ऊपर बहुत ही बड़ा असर इसका हो रहा है। कई सारे ऐसे बिजनेसेस जो अभी तक पैसा कमा रहे थे, वो अभी संकट में, अभी उनकी गाड़ी नहीं चल रही है, वो प्रॉफिट, वो रेवेन्यू उनका नहीं हो रहा है, क्योंकि इन नए कायदों की वजह से, इन नए नियमों की वजह से वो उतना बिजनेस का निर्माण नहीं कर पा रहे। और दूसरा परिणाम हो रहा है लोगों के ऊपर, क्योंकि कई सारे ऐसे बिजनेस है जो संकट में है, वो ऑफकोर्स लोगों को निकाल रहे हैं। कई सारे ऐसे बिजनेस है जो अभी सस्टेनेबल वे में जाना चाहते हैं, उनको उनके उस नए बिजनेसेस में उतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होनी चाहिए, उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, वो नहीं है। तो इन दोनों का जो असर लोगों के ऊपर हो रहा है, तो बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट का एक समस्या आज सामने इस नियमों की वजह से। लेकिन दोस्तों, यानी और इन दोनों की वजह से, ये एक तरह से बिजनेसेस है और एक तरह से लोग हैं जो भी संकट में, और उनके सामने ये
अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा जो संकट अभी सामने है, इन दोनों की वजह से एक बड़े मूवमेंट, एक आंदोलन की शुरुआत अमेरिका और यूरोप में हो चुकी है। अभी ये और इस मूवमेंट को, जो इस आंदोलन को कहते हैं ग्रीन बैकलैश या सिंपल ग्रीन लैश। अभी बैकलैश यानी क्या? बैकलैश यानी तीव्र प्रतिक्रिया। कई अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाती है या कुछ भी करती है तो उसके अगेंस्ट जो लोगों की प्रतिक्रिया होती है, जो तीव्र प्रतिक्रिया होती है, उसे कहते हैं बैकलैश। अभी ग्रीन ग्रीन डील की वजह से भी ऐसा हुआ है। अभी ग्रीन डील के वजह से यूरोप ने जितने भी कायदे कानून किए हैं, जितने भी सख्त कायदे कानून किए हैं, और जिसका जो असर अभी इंडस्ट्रीज पे हो रहा है, बिजनेसेस पे हो रहा है, लोगों के ऊपर हो रहा है, उसके वजह से लोग अभी सभी निकल के अभी एक नए आंदोलन ऑलरेडी बन चुका है जिसे ग्रीन लैश कहते हैं। और ये आंदोलन अभी ऑलरेडी बहुत ही बड़े लेवल पे बन चुका है यूरोप और अमेरिका में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि संकट एक्चुअली बहुत गहरा है। इतना गहरा है कि यहां दिल्ली में इतनी ज्यादा, यानी कल कल पूरे देश में जितने भी अखबार हैं, कोई भी देश, कोई भी लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में हो, नेशनल लैंग्वेज में हो, इंग्लिश, हिंदी या रीजनल लैंग्वेज में, हर अखबार का कल का जो फ्रंट पेज में पहली जो न्यूज थी, इलेक्शन के साथ साथ या इलेक्शन के पहले जो न्यूज थी, वो थी दिल्ली का तापमान 52.9, 53 डिग्री सेल्सियस ऑलमोस्ट दिल्ली का तापमान पहुंच गया है, जो बहुत बड़ा संकट है, जो इतना बड़ा संकट है कि हम नहीं समझते उसको। और इसलिए पूरे देश में कल के तारीख में हर जगह अखबार में वो न्यूज थी। और जहां अगर दिल्ली 53 पे है तो कई सारे ऐसे लोकेशन है पूरे देश में कि जो 48 है, 49 है और कम है। अब इन सभी चीजों की वजह से, ये तापमान की वजह से जो संकट जो बढ़ रहा है, जो परिणाम हो रहा है, इसको हम सोच भी नहीं सकते। सिर्फ आर्थिक और सामाजिक नहीं, सिर्फ हमारी सेहत के ऊपर नहीं, कई सारे, पूरा ये जो चक्र है वो बिगड़ सकता है ऐसे संकट के ऊपर हम लोग हैं। तो और ये संकट सिर्फ हमारे देश में नहीं है, ये संकट वहां यूरोप में है, ये संकट वहां अमेरिका में है। और यही कारण है कि सख्त कानून ये लगा रहा है। यही कारण है कि वहां के जो देश, वहां के जो सरकार है, वो इतने सख्त, स्ट्रिक्ट ये कदम उठा रही है। जरूरत है, क्योंकि संकट इतना गहरा होता जा रहा है कि उनको कंपल्सरी करने जरूरत है। लेकिन ये करते समय अभी क्या हो रहा है, ये करते करते जो तरीका होना चाहिए वो तरीका कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। लोग कहते हैं कि ये सही है, लोग कहते हैं कि लोग भी समझते हैं कि ये संकट बहुत बड़ा है, गहरा है, और इस संकट के लिए काम करना चाहिए। लोग भी समझते हैं कि आज जिस राह पर हम लोग चल रहे हैं वो गलत है। जिस इकोनॉमी डेवलपमेंट या आर्थिक सामाजिक विकास के नाम पे हम जो भी काम कर रहे हैं वो गलत है। ये प्रकृति के अनुसार या प्रकृति की दिशा में, उसके नियमों को समझ के उस दिशा में हमने काम करना चाहिए, वो लोग समझते हैं। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि आप जब इस काम को कर रहे हो, आप जब प्लैनेट के बारे में सोच रहे हो, प्रकृति के बारे में सोच रहे हो, पृथ्वी के बारे में सोच रहे हो, वो करते करते हमारे बारे में भी सोचो। जब भी आप ये बदलाव कर रहे हो, जब ये ट्रांजिशन कर रहे हो, तो हमारे बारे में भी सोचो। क्योंकि हम जो है, हमारा परिवार है, हमारे बाल बच्चे हैं, उनका एजुकेशन है, मेडिकल चीजें हैं, अगर आप ये निकालोगे तो बहुत बड़ा संकट सामने होगा। क्योंकि कई सारे ऐसी इंडस्ट्रीज है कि जहां एम्प्लॉयमेंट का जो होना चाहिए वो कैपेसिटी बहुत कम है। अभी पिछले हफ्ते बहुत बड़ी न्यूज यूरोप की थी कि 10,000 लोगों को, ब्रिटेन के, यूके के 10,000 लोगों को काम से निकाल दिया। वो 10,000 लोग जो फॉसिल ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, अभी वो इंडस्ट्री रिन्यूएबल पे जा रही है, यानी वो सोलर पे या कुछ कर रही है। तो उस प्रोसेस में उन्होंने 10,000 लोगों को निकाल दिया। तो लोग कहते हैं कि आप ये जो कुछ काम कर रहे हो उसके साथ साथ आप लोगों का ख्याल रखो, और इसके लिए इतना बड़ा आंदोलन ये बन रहा है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, अपने देश में देखा है कि किसान कैसे रैली निकालता है। ये यूरोप की रैली, जो आप देख रहे हो वो यूरोप की रैली है। यहाँ ये सब किसान है जो रैली निकाल रहे हैं, और उस ग्रीन लैश है, ग्रीन डील, उसके खिलाफ वो आंदोलन कर। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि हम कोई भी केमिकल का इस्तेमाल न करें तो कैसे करेंगे? अगर आप चाहते तो इनपुट्स दीजिए, कहा है ये सब कुछ। तो इसलिए फिर उनका भी बिजनेस, उनका भी जो काम करने का तरीका वो कहीं ना कहीं अभी संकट में है या कम हो रहा है, ऐसा उनको दिख रहा है। तो इसलिए वो भी रैली निकाल के अपना मत प्रदर्शन कर रहे हैं। और दोस्तों, इसका जो सोल्यूशन है वो है जस्ट ट्रांजिशन।
सोल्यूशन क्या है कि आप जो ट्रांजिशन कर रहे हैं, ट्रांजिशन है बदलाव कर रहे हैं, और पूरी दुनिया ये समझती है, लोग भी समझते हैं, हर इंडस्ट्री ये समझती है कि जब आप ट्रांजिशन कर रहे हो, ट्रांजिशन जस्ट होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। जब आप ट्रांजिशन कर रहे हो तो आप प्लैनेट के साथ लोगों का ख्याल रखो। आप जब ये बदलाव कर रहे हैं, नई नई तरीके से बिजनेस करने का जब आप सोच रहे हो, तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि नई इंडस्ट्री में लोगों का क्या हो। अगर ये जो लोग हैं जिनको जो हमारे इस बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट है, जिनको हमने रोजगार दिया है, उनके रोजगार का क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में आंदोलन हो रहा है और जस्ट ट्रांजिशन की मांग हो रही है कहीं भी। यानी ये तो जस्ट ट्रांजिशन तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, अफ्रीका से लेकर हर देश में, जहां जहां ये सब ऐसी नीति है, तो वहां लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप जस्ट ट्रांजिशन करो। जब भी आप ये काम करो तो हमारे बारे में भी सोचो कि किस तरीके से आप हमारा ख्याल रखोगे। और दोस्तों सोल्यूशन क्या है, किस तरीके से काम करना चाहिए, ये पूरी दुनिया जब ये काम कर रही है, तो एक्चुअली सोल्यूशन क्या है, कैसे बिजनेस मॉडल होना चाहिए, वो एक्चुअली हम कर रहे हैं। हम लोग मिलके जो काम कर रहे हैं, ये एमसीएल हमारे परिवार में हम लोग जो जो काम कर रहे हैं, वो एक्चुअली सोल्यूशन कहाँ है। सोल्यूशन कौन कर रहा है, कौन पहले लोगों को लाके पहले लोगों के बारे में सोचता है, बाद में बिजनेस। अगर मैं सिर्फ बिजनेस की बात करूं, सिर्फ मैं उस एरियाज की बात करूं जिस एरिया को लेके अभी यूरोप काम कर रहा है, जिस एरिया को लेके यूरोप ने अपने पॉलिसी एरियाज बनाए, तो पहले क्लीन एनर्जी की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल क्लीन एनर्जी अगर दुनिया में कोई है तो वो वही है जो खेतों से आएगी, और वो है बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स वो एनर्जी है, ये पिलेट जो हम लोग बना रहे हैं, ये एमसीएनजी एमकोल जो बना रहे हैं ना, यही ऐसी एनर्जी है जो हजारों साल तक चलती रहेगी और कुछ नहीं होगा पर्यावरण। ये सोलर हाइड्रोजन ये कुछ भी नहीं है सस्टेनेबल, ये हमारी वही एनर्जी जो हम तैयार कर, यही सही सोल्यूशन है, बायोफ्यूल्स ही सोल्यूशन है। और पूरी दुनिया में बायोमास है, जितना अब हम नेपियर गैस उगा रहे हैं, वहां हो सकता है अलगे होगा, वाटर हायासिंथ होगा, लेकिन प्रकृति में बहुत सारा बायोमास है। उस बायोमास से हम एनर्जी तैयार करके हमारी जो भी जरूरत है उसको पूरा कर सकते हैं। तो जहां तक एनर्जी की बात है तो बायोफ्यूल इज द ओनली वे। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो दूसरा सेक्टर है जिसपे हम काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग और उसके फार्म प्रोडक्ट्स, अभी वो भी सेम है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उसमें ही हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें हम अपना फर्टिलाइजर तैयार कर रहे हैं। ये सभी जो एमकोल के एमसीएनजी के प्रोजेक्ट है, उसमें जो फर्टिलाइजर वहां तैयार कर रहे हैं और वही इस्तेमाल करके हम अपनी खेती को 100% ऑर्गेनिक कर रहे हैं। बस वही होना चाहिए। वहां भी उन लोगों ने एक्चुअली वहां स्थानिक लेवल पे, लोकल लेवल पे ये फर्टिलाइजर का निर्माण करना चाहिए, वो आइडियली उसका ही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन तीसरा तीसरा वो सर्कुलर इकोनॉमी की जो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि हर इंडस्ट्री एक सस्टेनेबल इंडस्ट्री में तब्दील हो, तो हर इंडस्ट्री के लिए उनको चाहिए रॉ मटेरियल। तो वो जो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, जिस तरह के रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, वो सभी रॉ मटेरियल अगर सस्टेनेबल करनी है तो कहां से आनी चाहिए, वो आनी चाहिए खेती से, एग्रीकल्चर से। और हम वही काम करें जो हमारा तीसरा सेक्टर है, एमसीएल सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। वो क्या है, उसका बेस क्या है, उसका बेस ये है कि उसमें जो रॉ मटेरियल आएगा वो किसान तैयार करेगा, वो जो रॉ मटेरियल आएगा उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मैन्युफैक्चरिंग कौन करेंगे, तो हमारे महिला बचत गट करेंगे, हमारे लोग करेंगे। और फिर ये सभी उत्पादन जो अभी केमिकल के जो उत्पादन है उसको रिप्लेस करेंगे। ये पूरी प्रक्रिया जब आप देखोगे तो हमारे यहाँ इतने सारे लोग, इतनी सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, पूरा लोगों के ऊपर बेस्ड ही हमारे सब बिजनेस मॉडल। ये सभी एरिया जो यूरोप काम कर रहे हैं उस 2050 के टारगेट को लेके, उस सभी एरिया ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। यूरोप में 27 देश है, हमारे देश में 28 स्टेट्स है, और हमने तो हर तहसील में, ये पूरे स्टेट्स में जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है तहसील, उसको लेके हम काम कर, हर तहसील को यूरोप कह रहा है कि हम हर देश को, जो 27 देश है, हर देश को हमें वो कार्बन न्यूट्रल बनाना है, तो उसके तहत वो काम कर रहे हैं। हम तो हर तहसील की बात कर, 5800 तहसील जो हमारे देश में है उसकी बात कर रहे हैं, हमें 5800 तहसील को कार्बन न्यूट्रल बनाना है, और एक्चुअली कर रहे हैं। ये फंडिंग के साथ जब ये सब प्रोजेक्ट चालू होंगे तो ये बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल, एक बहुत बड़ा सोल्यूशन दुनिया के सामने रहेगा। और दोस्तों ये जो ग्रीन डील है ना, ये ग्रीन डील हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको बोलता हूं कि ये जो एम पिलेट्स हम तैयार कर रहे हैं, ये एम पिलेट इतनी बड़ी डिमांड में है, यूरोप के कई सारे देशों में इतनी बड़ी जरूरतों के लिए ये काम आ सकते हैं। और जिस रेट में आज हम बेच रहे हैं यार,
उससे कई बेहतर रेट में हम लोग उनको बेच सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये कार्बन न्यूट्रल नहीं, कार्बन निगेटिव हम फ्यूल तैयार कर रहे हैं, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड उनके पास है, वहां बेच सकते हैं। एक सिंगल कंसाइनमेंट कम से कम 50,000 टन का होगा, जो हमको 50,000 टन एक सिंगल कंसाइनमेंट में भेजना होगा, तब जाके होगा वो बिजनेस, क्योंकि इतनी बड़ी स्केल में ये बिजनेस चलता है। दूसरा, अगर वो पूरे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, उनको अपनी खेती बेहतर करनी है, लेकिन कहाँ है उनके पास फर्टिलाइजर? फर्टिलाइजर तो छोड़िए, आज की तारीख में उनका पूरा जो सॉइल का डिप्लेशन हुआ है, उनकी मिट्टी पूरी खराब बेजान हो चुकी है, कहां से आएंगे तत्व, वो सभी मिनरल्स, वो सभी जो चाहिए वो तत्व? दोस्तों, ये जो हमारा सॉइल कंडीशनर है, ये एमसीएनजी प्रोजेक्ट के साथ जो फर्टिलाइजर हम तैयार करेंगे, इसको फर्टिलाइजर नहीं, इसको एमसीएल सॉइल कंडीशनर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कई सारे बेहतर तत्व है जो जमीन को फिर से जान दे सकते हैं। ये दवाई जैसे काम करेगा, क्योंकि ये बन रहा है नेपियर ग्रास से। वो नेपियर ग्रास जिसको हम खाद करके आज इसका इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे गाय भैंसों के लिए, तो उसमें कितने अच्छे अच्छे तत्व है। यही पोषक तत्वों के साथ जब हम फर्टिलाइजर बना रहे हैं, तो ये सॉइल कंडीशनर है, ये बहुत अच्छी रेट में हम लोग यूरोप को बेच सकते हैं। और आज ये जब प्रोजेक्ट लगेंगे तो उसमें नंबर 1 जो मेन प्रोडक्ट हो सकता है, होने वाला है ये फर्टिलाइजर, और सेकेंडरी प्रोडक्ट हो गया होगा गैस, सीएनजी हमारे। और दोस्तों, तीसरा, खेती में अगर बात करें, ये कहते हैं कि कोई भी केमिकल्स नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि ऐसे पेस्टिसाइड होने चाहिए, ऐसे इंसेक्टिसाइड्स होने चाहिए जो एंटी माइक्रोबियल ना हो, जो हर एक जीव का, जंतु का ख्याल रखे। कौन बनाएगा ये? किसके पास है टेक्नोलॉजी? पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे पास है टेक्नोलॉजी। किसके पास? भारत के पास। पूरी दुनिया में एक ही देश है जिसके पास अतिशय विकसित ऐसा साइंस, ऐसा विज्ञान है ये सब बनाने का, खेती से, और उस विज्ञान का नाम है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा एक ऐसी चीज है, ये ऐसा विकसित नॉलेज, साइंस है, विज्ञान है, कि जिसके ऊपर बन के ये जो बायो फर्टिलाइजर, ये सब जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो हम बनाएंगे, जो वो प्रकृति का भी ख्याल रखेंगे और उनका प्रॉब्लम भी दूर करेंगे। ये बना के भी हम लोग उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इतना पोटेंशियल है। और अगर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, वो चाहते कि हर इंडस्ट्री सस्टेनेबल हो, हर इंडस्ट्री वो सर्कुलर इकोनॉमी में जाए। लेकिन इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल कहां से आएगा? आज जितनी भी जो रिफाइनरी चल रही है ना, मैक्सिमम रिफाइनरीज, ये क्रूड ऑयल की रिफाइनरी चल रही है सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए। हमारे यहाँ जो रिलायंस की सबसे बड़ी जो रिफाइनरीज है, मैक्सिमम वो सिर्फ रॉ मटेरियल बनाती है, वो पेट्रोल डीजल में नहीं बनाती। वो जो प्लास्टिक के लिए आपको चाहिए, प्लास्टिक बनाएगी, रबर बनाएगी, उसके लिए रॉ मटेरियल देती है। ये कपड़े के लिए, ये 80% जो कपड़े हम पहन रहे हैं, ये टेरिकॉट, पॉलिएस्टर, इसके लिए रॉ मटेरियल बनाती है। वो आप पेंट की इंडस्ट्री हो, उसके लिए रॉ मटेरियल बनाती है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, उसके लिए रॉ मटेरियल बनाती है। सब रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है आज की तारीख में? क्रूड ऑयल से आ रहा है। हम क्या कर सकते हैं? हम ये सभी तरह के इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल किसानों से, खेतों से तैयार करके उनको दे सकते हैं। उनकी जो जरूरत है, जो इंडस्ट्रीज आज उनके संकट में, उनको संकट से निकालने का काम हम कर सकते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया है, देखो, हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास पहले तो रिसोर्सेस है। हमारे पास जितनी खेती है वो दुनिया में किसी के पास नहीं। हमारे पास जितने किसान हैं जो काम करे, उसके पास कितने नहीं। और नॉलेज, आयुर्वेदा नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी ऐसे हमारे पास है ना, जो दुनिया में किसी के पास नहीं। और अभी वक्त आया है कि हम फिर से यही ज्ञान, यही सब कुछ दुनिया को दे। और दोस्तों, अगर आपको याद होगा, अगर आपको पढ़ा भी होगा, और हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि जब भी भारत में ये सब अंग्रेज आए, लेकिन सिर्फ अंग्रेज नहीं आए थे। इनिशियली जब इसकी शुरुआत हुई 1500 के बाद, तो सबसे पहले जो लोग आए थे हमारे देश के साथ व्यापार करने के लिए, वो सभी यूरोपियंस थे। ऑफ कोर्स उसकी एक वजह थी, वो एक इतिहास का टाइम है, लेकिन सब फ्रेंच, पोर्चुगीज, डच, अंग्रेज तो सबके आखिर आए। और हमको ये भी पता है कि सबसे आखिर तक, यानी फ्रेंच, पोर्चुगीज अभी तक थे हमारे देश में। तो वक्त अभी हो चुका है, जो उन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया या जो भी बिजनेस किया, वो इतिहास है। लेकिन अभी प्रकृति, अभी टाइम ही ऐसा आ गया है कि हम फिर से वो कर सकते, फिर से वो सभी देश, वो यूरोप, वो पूरा अलग अलग जो देश बन चुके हैं, उनकी जरूरत हम पूरी कर सकते हैं। फिर से हमारा देश एक इस पूरे प्रक्रिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। इस पूरी प्रक्रिया में हमारा देश फिर से वो सोने की चिड़िया कहलाएगा, जो सोने की चिड़िया कह के ही, इस बड़े इकोनॉमी को देख के ये सभी लोग
वहां आते थे, ये सभी यूरोपियंस हमारे पास आए थे। और फिर से अभी वक्त आ चुका है हमारे देश को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने का। फिर से वक्त आ चुका है कि जब हमारा देश फिर से हमारी पूरी दुनिया का नेतृत्व करे। जय हिंद, जय हिंद।